हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। भाभी ने जब अपनी ननद पर गलत इल्ज़ाम लगाया, जब खुद की बेटी पर आन पड़ी तो रो पड़ी। आज भैया के घर से जाने के बाद उनके कमरे में आकर झांकने लगी। भाभी हमेशा की तरह शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को संवार रही थी। उनको देखकर मुझको भी इच्छा हुई कि मैं भी इतनी खूबसूरत लगूं। मैं दुबली पतली और सांवली रंगत की मालिक थी, जबकि मेरी भाभी गोरी चिट्टी थी और उनका चेहरा भी एकदम गोल मटोल लगता था। मेरी इच्छा होती काश मैं भी इतनी ही खूबसूरत होती। एक दिन मैं यूं ही भाभी को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी कि उनकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी। मुझे कहने लगी, अरे यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। क्या तुम्हें मेकअप करने का शौक़ है? भाभी पढ़ी लिखी भी थी। मैंने उनसे पूछा, भाभी आप इतनी खूबसूरत और सेहतमंद कैसे हुई? मेरा शक्ल देखिए और फिर मैं कितनी सूखी सूखी हूँ। मुझे भी कुछ बताइए, मैं भी आप जैसा बनना चाहती हूँ। अच्छा, तुम मुझ जैसा होना चाहती हो? भाभी ने मेरी आंखों में देखकर कहा। उनमें एक अजीब सी चमक थी। मुझे लगा जैसे हुआ अभी मेरी बेइज्जती करेगी, अभी मुझे अपने कमरे से निकाल देगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। वह उठी और अलमारी से एक काले रंग का बैग निकाल, उसमें तरह तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। उसमें एक क्रीम, लोशन और एक गोली का पत्ता भी था। यह पीले रंग की एक बड़े बड़े कैप्सूल थे। भाभी ने मेरी तरफ एक पत्ता बढ़ाते हुए कहा, लो, इन्हें सुबह शाम दूध के साथ खा लेना। उनसे तुम्हारी बिल्कुल फिगर भी अच्छा हो जाएगा और तुम खूबसूरत हो जाओगी। और भाभी ने मुझे यह कैप्सूल थमाते हुए कहा, तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताना। मैं उन्हें उलट पुलट कर देखने लगी और कमरे से जाने लगी। तभी भाभी ने मुझे रोक लिया और बोली, सुनो, इन कैप्सूल के बारे में भी किसी को मत बताना, फिर तुम्हारी बाकी की किस्मत और बहनें भी मांगने लगेगी। मैंने यह सिर्फ तुम्हें दिया है। भाभी की इस बात ने मुझे काफ़ी खास महसूस करवा दिया। मैंने कमरे में आकर कैप्सूल छुपाकर रखने लगी। अब मैं रोज़ाना सुबह शाम दूध के साथ एक कैप्सूल ज़रूर खाती। इस बात को अब 1 महीना ही हुआ था कि मेरे शरीर में बहुत सारी तब्दीलियां आने लगी। इससे मुझे बहुत परेशानी होने लगी। मैंने मम्मी से इस बात के बारे में बताया तो बोली, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, इस बात का हल वही जानता है। अभी हम डॉक्टर के पास गए ना थे। मम्मी का ध्यान तो इस मामले से हट ही चुका था कि एक दिन मुझे भाभी के कमरे से धीरे धीरे 3-4 आदमियों की आवाज़ें आई। मुझे ना जाने क्या सूझी। मैं उनसे काफ़ी दोस्ताना रखती थी, इसलिए भाभी के कमरे में चली गई। शायद उनकी कोई सहेली आई होगी। मगर यह देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाभी अपना बनाव श्रृंगार के वैसे एक सामने बैठी थी और फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी और उनके चेहरे पर खिलखिलाहट थी। उनके बात करने का अंदाज से साफ साफ लग रहा था कि वह किसी लड़के से बात कर रही है। वैसे तो भाभी के कमरे में ना तो मम्मी आती ना ही हम लोग जाते, क्योंकि भैया ने हमें मना कर रखा था। उनकी पत्नी उनके घर में आने जाने से परेशान हो जाती थी। तभी हम लोग बिल्कुल चौंकने रहते थे। अगर आज भाभी की हरकत देखकर मेरा तो दिल टूट गया। मैं वहीं से वापस पलट गई। सोचने लगी, भैया को यह बात किस तरह बता दूँ। मगर फिर यह सोचा, अगर भैया ने इस बात पर यकीन नहीं किया तो मैं क्या करूँगी, और मैं चुप हो गई। अगले दिन मैंने खुद ही कमरे के पास से गुजरते हुए
भाभी को दोबारा बातें करती सुना तो मैं उनके कमरे में चली गई। भाभी ने मुझे देखते ही झट से फ़ोन बंद कर दिया। क्यों आई हो यहाँ? उन्होंने मुझे बड़े गुस्से से देखते हुए पूछा। अब क्या मांगना है? वह गुस्से में लगी रही थी। भाभी मांगना तो कुछ नहीं है, आप किससे फ़ोन पर बात कर रही थी? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है आप किसी लड़के से बात कर रही हैं। मेरे साफ शब्दों पर भाभी का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? वह मेरा भाई है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग इन बातों की तरफ ज़्यादा ही चलता है। भाभी ने मुझे उल्टा बोलना शुरू कर दिया। नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन भाभी खुद किसी से कह रही थी कि मेरी शादी हो गई है, मगर अब भी तुम्हारी याद आती है। मैं उस कमरे से निकल आई। मैंने सोचा कि मैं भाभी को फिर कभी दोबारा समझा दूंगी और मम्मी को भी बताऊंगी, मगर इस सब की नौबत नहीं आई। शाम होने वाली थी कि भैया घर आ रहे थे। तब मैं भाभी के कमरे में आई। देखा तो उनका हुलिया अजीब ही था। उनके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और उनके कपड़े भी गंदे थे। लगता था जैसे भाभी ने दिन भर धूप और मिट्टी में काम किया हो। इस सब की मुझे समझ तब आई जब भैया घर में घुसे। उनके घर में आते ही भाभी ने शोर मचा दिया, रोना धोना इस कदर शुरू कर दिया कि हम सब भी परेशान हो गए और बड़बड़ा रही थी जैसे भैया ने मुझे देखा। भाई ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाई किस बात पर बिना किसी कसूर के मुझे कसूरवार समझ रहे थे। हालांकि मैं यतीम थी और उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। पापा का देहांत हुए 6 साल हो गए थे। हम 3 बहन भाइयों की जिम्मेदारी बड़े भैया पर थी, मगर भाभी ने इस कदर खुदगर्जी दिखाई कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मार मार कर मुझे अधमरा कर दिया गया। मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अभी एक बात को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि मेरे पेट में बहुत दर्द रहने लगा। रात का वक्त था। मैं अपने कमरे में लेटी थी कि अचानक मेरे पेट में तेज दर्द उठा। पहले तो मैंने इस दर्द को गंभीरता से नहीं लिया। मैं धीरे से उठी और जाकर किचन से पानी पीकर आई, मगर फिर भी दर्द में फर्क नहीं पड़ा। मैंने दर्द की एक गोली खाई जिससे दर्द में आराम आ जाता था, मगर आज मेरी हालत अजीब हो रही थी। मजबूरन तंग आकर मैं मम्मी के कमरे तक गई और दरवाजे से घुसी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि उस वक्त अगर भैया जाग गए तो मुझे इस बात पर अलग से डांट पड़ेगी। मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो मैंने उन्हें जल्दी जल्दी अपना सारा मसला बताया। मम्मी ने मुझे अपने कमरे में बिठाया और गर्म पानी पिलाया, फिर दर्द की गोली दी, पर मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इस तरह का दर्द मुझे ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। तब माँ को मजबूर होकर मुझे अस्पताल ले जाने के लिए सोचना पड़ा, मगर रात के इस वक्त हम अकेले कैसे जा सकते थे। उन्होंने भैया को जगाया। भैया आंखें मलते मलते उठे। उनके पीछे पीछे भाभी भी आ गई। लगता था जैसे वह मेरे दर्द का मज़ा लेने आई है। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। लगता था जैसे वह मेरे दर्द पर हंस रही हो। इस वक्त मैं होश हवास में नहीं थी कि भाभी की इस चाल को समझ सकती। मम्मी और भाभी मुझे अस्पताल लेकर गए। हमारे घर के पास ही एक क्लिनिक था जो रात देर तक खुला रहता था। यहाँ पर अक्सर औरतें ही आती थी। मम्मी मुझे अंदर लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई।
उन्होंने मेरा एक छोटा सा टेस्ट किया। उसके बाद मुझे फ़ौरन एक इंजेक्शन दिया। दर्द का इंजेक्शन था जिससे मुझे फ़ौरन आराम आ गया। थोड़ी देर के बाद एक नर्स आई। उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी। उसने मम्मी की तरफ एक नज़र देखा और बोली, मुबारक हो, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए और मम्मी की हैरत का तो कोई हिसाब ही नहीं था। औरत के मुंह से यह बात सुनकर मैं चीख पड़ी। मैं जानती थी कि वे बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं इस तरह की लड़की नहीं थी। मैं मर भी जाती पर माँ बाप की इज्जत पर दाग ना लगने देती। सुबह होते होते जब यह खबर भैया तक पहुँची तो उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। भाभी को जैसे मौका मिल गया हो भैया को भड़काने लगी। देखा, मैं ना कहती थी कि यह किसी से छुप छुप कर मिलती है, पर मेरी किसी ने एक ना सुनी। अब भुगतो अंजाम। अगर वक्त पर मेरी बात का ध्यान दिया होता तो ऐसा कभी ना होता, मगर तुम लोगों को अपनी लाडली पर अंधा भरोसा था। क्या करूं? भैया भाभी की जुबान ऐसे चल रही थी जैसे मुझे जानते ना हो और मैं उनकी दुश्मन हूँ। मैं हैरान थी कि कोई इतना कमीना कैसे हो सकता है। भैया मुझे घसीटते हुए ले गए। मैंने रो रो कर अपना माथा पीट लिया। मैं सबको चीख चीख कर यही कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं है। 2 दिन तक घर वालों ने मुझसे बात नहीं की, जबकि पूरे मोहल्ले और ख़ानदान में भाभी ने यह खबर फैला दी थी कि मैंने माँ बाप की इज्जत पर दाग लगा दिया है। अब तो मोहल्ले की औरतें अपनी बेटियों को मुझसे मिलने भी नहीं देती थी। यह सब बातें मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही थी। मैं रोती बिलखती रही, मगर कोई मेरी बात पर यकीन करता ही नहीं। मैं धीरे धीरे अपना गम भूलती जा रही थी, जबकि मेरे पेट की तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। एक दिन माँ मुझे खाना देने आई तो मैंने उनके कदमों में अपना सर रख दिया और कहा, माँ मेरा यकीन करो, ऐसी कोई बात नहीं है, वह रिपोर्ट झूठी है। तुम मुझे किसी दूसरी अस्पताल में ले जाकर मेरा चेकअप करवाओ। अगर मैं झूठी निकली तो तुम जो चाहे मुझे सज़ा दे देना, मगर मेरी तकलीफ़ को समझने की कोशिश करो। तुम माँ होकर भी मेरा दर्द ना समझ सकी। तुमने भी जवानी के साथ मिलकर मुझे गलत समझा। मेरा साथ कौन देगा? माँ ने मेरी बात को ध्यान से सुना। मैं बहुत विश्वास के साथ मम्मी से कह रही थी। मम्मी ने मेरी बात पर विश्वास किया और मुझे लेकर दूसरे अस्पताल में गई। उन लोगों ने मेरा चेकअप किया। चेकअप से पता चला कि मेरे पेट में छोटी सी पथरी है, जिसकी वजह से पेट में दर्द है। जब मेरी माँ ने यह बात सुनी तो अपना सिर पकड़कर बैठ गई, मुझ पर विश्वास करने लगी। उन्होंने भैया को भी यह बात बताई। भैया ने जब यह बात सुनी तो अपनी पत्नी को और खुद को कोसने लगे। गुस्से में आकर उन्होंने मुझे मारा पीटा, लेकिन अब सवाल यह था कि पूरे मोहल्ले और ख़ानदान में मेरी बदनामी पहले ही हो चुकी है। अब हमारी बात पर विश्वास कौन करेगा? माँ और भाई परेशान थे कि अब क्या करें, क्योंकि मेरी बदनामी के कारण मेरी शादी का रिश्ता जो तय हुआ था वह भी टूट गया। अब तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ हम पर टूट पड़ा हो। हम सब परेशान थे कि क्या करें। एक दिन हमारे घर में मेरी बुआ आई और कहने लगी कि बेटी, मैं जानती हूँ कि लोग तुम्हें गलत समझते हैं, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस मुश्किल वक्त में ना सिर्फ तुम्हारा इलाज करवाने को तैयार हूँ, बल्कि तुम्हारा हाथ भी मांगने आई हूँ। मेरे बेटे का एक दोस्त है, उसके माता पिता नहीं हैं और वह काफ़ी पैसे वाला है।
वह मुझको बिल्कुल माँ जैसा समझता है। मैं उसी के लिए तेरा रिश्ता मांगने आई हूँ। बस उस लड़के की कमी को तुम स्वीकार कर लो। वह दिमागी तौर पर थोड़ा नासमझ है। बुआ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी कि भगवान मुझे किस जन्म की सज़ा दे रहा है। अब मुझे एक लड़के के साथ शादी के बंधन में बांधा जा रहा था जिसे अपने बारे में भी कोई होश नहीं था। मैं अपने आंसुओं को पीकर रह गई। इस रिश्ते की वजह से लोगों को यकीन हो गया कि मैं गलत थी और मोहल्ले में मुझको लेकर जो बातें हो रही थी वह सही है। वरना बुआ के इस पड़ोसी पागल से मेरी शादी क्यों तय होती। बदनामी से बचने के लिए मैंने उस लड़के से शादी कर ली। एक बार जब मैं भैया भाभी से मिलने के लिए उनके घर आ रही थी तो मैंने देखा कुछ लोग भैया के घर के बाहर खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। मुझे आता देखकर सब शांत हो गए। यह देखकर मेरा दिल घबराने लगा और मैं सोचने लगी कि भगवान जाने क्या हो गया। कहीं भैया भाभी को तो कुछ नहीं हो गया। मैं लोगों को भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। हमारी गली का हर आदमी एक ही बात कह रहा था। मेरे भाई के बारे में अफसोस किए जा रहा था। मैं जल्दी जल्दी घर के अंदर गई तो भाभी बैठी रो रही थी। उन्होंने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर ली थी। मुझे देखकर उठ खड़ी हुई। भाभी क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? तभी भाभी मेरे पैरों में गिर पड़ी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो अंकिता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने हैरान होकर भाभी से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हो? भाभी रो रो कर कहने लगी, मुझे मेरे पापों की सज़ा मिली है। भाभी क्या हुआ? मैं भाभी से पूछ ही रही थी कि तभी दरवाज़ा खोलकर भाई अंदर आ गए। उनके साथ उनकी बेटी पूजा भी थी। भैया ने पूजा को बालों से पकड़ रखा था और उसे मारते पीटते कमरे के अंदर ले गए और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। भाभी को डांटने लगे, तुमसे एक बेटी की परवरिश नहीं हो सकी। भैया के चिल्लाने पर मैं भी थोड़ी डर गई। भैया आखिर हुआ क्या है? आप भाभी को क्यों डांट रहे हो? भाई ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और कुछ बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चले गए। मैं देखती रह गई। मैंने भाभी को सहारा दिया, पानी पिलाया तो उन्होंने बताया कि उनकी छोटी बेटी जो आजकल स्कूल जाती है कुछ दिनों से गुमसुम रहने लगी है। हमने जाकर स्कूल में पता किया कि शायद कोई परेशानी हो। तब स्कूल वालों ने बताया कि आपकी बेटी तो स्कूल आती ही नहीं है। उसे स्कूल आए हुए कई दिन हो गए हैं। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बच्चे हमें यूँ धोखा देंगे। बेटी के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि वह किसी लड़के से मिलने जाती है और भाभी ने पूजा के बारे में मुझे जो कुछ भी बतलाया उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। जिस तरह मैं बदनाम हुई थी ठीक उसी तरह भाभी की बेटी के बारे में भी मोहल्ले में बातें होने लगी। भाई की हालत देखकर मैं समझ सकती थी क्योंकि इस हालत से मैं गुजर चुकी थी। मेरे जख्म हरे हो गए मगर मैंने अपनी भाभी को बेटी के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं बोले बल्कि मैंने उनकी मदद की। पूजा को लेकर अस्पताल गई और उसका अबॉर्शन करवाया। मैंने उसकी अच्छी जगह शादी करवा दी। तो दोस्तों मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक करें और आप सब अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।